डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो या फिर मिलिट्री स्कूल हो, या किसी भी तरीके के अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए मेरी बात को कि अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि हम जिन चीजों के बारे में बात करते हैं ना, तो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम मोमेंट्स थे उनके बारे में हमने बात करी थी, और इसके पहले हमने बात करी थी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसके अंदर रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बात करी। तो ये टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिए हैं, और हम कैसे पढ़ते हैं टॉपिक्स को, सबसे पहले टॉपिक समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो कि सोशल स्टडी का ही आपका टॉपिक है, और हम आपको पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीटली चलते हैं, और जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उनको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स तो आपको पता ही होंगे कि सबसे पहले तो आपके पास में नोटबुक और एक पेन होना चाहिए भाई। इसके बाद जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखना पड़े लिखिए, क्योंकि नोट्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लेते हैं लेकिन पढ़ते बहुत कम बच्चे हैं, मेहनत बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन होता है डेफिनेटली। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, जितना भी पढ़ो है ना उसका रिवीजन जरूर करना है आपको। इसके अलावा क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनको सॉल्व करना है। डेली का होमवर्क डेली करना है, आपको पता है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है, और जो बच्चे हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं जिनको ट्रैकर सीट दी गई है वो आपको फिल करना है पर डे बेसिस पे। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। ओके, सॉरी सॉरी फॉर दैट। क्या है, मेरी हेल्थ थोड़ी सी आपको डाउन लग रही होगी, लेकिन फिर भी मैं ये क्लास कंप्लीट करने वाला हूँ आज, क्योंकि गैप भी हो रहा था, तो मैं नहीं चाहता हूं कि गैप हो, और आप अपनी ये तैयारी अच्छे से करिए। देखिए, आपको है ना लग करके मेहनत करना है। अगर आपको मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर समझ आ रही है, अगर आप मैं मेहनत कर सकता हूं तो आपको भी मेहनत करना है यार। आपको पता है कि इतने कम व्यूज होते हैं तो भी फिर भी हम मेहनत करते हैं, लगातार आपके लिए वीडियोस देते हैं। चलिए, और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल स्टडी का एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। बहुत अच्छी तरीके से एनिमेशंस के थ्रू सारी चीजें पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम क्लासेस को शुरू करें, सबसे पहले तो सिलेबस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भाई, सिलेबस किस अकॉर्डिंग चल रहा है, ये हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मैथ्स का जिन बच्चों ने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, और मैथ्स का आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि मैथ्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 50% वेटेज रखता है मैथ, बाकी सब्जेक्ट भी मैटर करते हैं, लेकिन हाँ, मैथ से डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैनिक स्कूल में। देखिए, हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, फ्रीडम फाइटर्स कंप्लीट कर लिया, क्लाइमेट चेंज पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, और आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ। फिर हम पढ़ेंगे आगे चल करके अर्थक्वेक्स और मेजर लैंडफॉर्म्स, फिर एक हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म, और फिर उसके बाद टाइप ऑफ रेनफॉल। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ये कंप्लीटली सिलेबस आप लिख लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न में हम सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं सोशल स्टडी का। तो आपको पता होना चाहिए ये कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर ये पूरे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे आपके, और फिर इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे ये जो आपके टॉपिक्स लिखे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जब फर्स्ट क्लास हुई थी हमारी कि आपको क्या करना है, एक नोटबुक के अंदर सारी चीजें अच्छी तरीके से लिखना है आप, और समझते हुए नोट डाउन करना है। सिलेबस जो भी सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है उसको टिक डाउन करते जाना है। ये पूरे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, राइट। और ये कंप्लीट टॉपिक है आपका 38, ये पूरे टॉपिक्स कंप्लीट होने वाले हैं। चलिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इंटीरियर ऑफ अर्थ, आपको पता है अर्थ हमारी जो हमारी पृथ्वी है वो घूमती रहती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में भी। अब इसके इंटीरियर में क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें मेन 3 चीजें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, वो भी एनिमेशंस के माध्यम से कि कैसे होते हैं वो। फिर उनके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। अच्छा, क्या हम खुदाई करके पूरा पता लगा सकते हैं क्या? नहीं। जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसके अंदर से जो भी निकलता है उसके बारे में
जो भी हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो भूवैज्ञानिक होते हैं, वो उसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर उससे हमें पता लगता है। देखिए, जब हम पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं तीन। अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो मेनली तीन पार्ट होते हैं, एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, दूसरा तीसरा होता है कोर। तो क्रस्ट में को अगर हम डिफाइन करें तो दो चीजें होती हैं, एक कॉन्टिनेंटल होता है, एक ओशनिक होता है। फिर मेंटल की बात करें तो अपर और लोअर, और कोर की बात करें तो आउटर और इनर। इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि कैसा होता है। देखिए ये डायग्राम देखिए आप ध्यान से, ये एक जो हमारी पृथ्वी थी उसके मैं इंटीरियर पार्ट को बता रहा हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग, फिर मेंटल और फिर कोर। अभी हम डिटेल में सबसे पहले आते हैं, किसके ऊपर बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रस्ट के बारे में। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता होगा कि सर ये एक्चुअल में होता क्या है? ये सर ये जो आप क्रस्ट बोल रहे हो, भूपर्पटी होता है, एक्चुअल में ये क्या होता है, कैसे हम समझेंगे इसको? देखिए, अगर जो हमारे अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो सबसे ऊपर है, जिसपे हम चल रहे हैं, टहल रहे हैं, जिसपे पूरा मानव जीवन चल रहा है, उसको हम क्रस्ट बोल सकते हैं, जिसके चारों तरफ हम घूम रहे हैं। जैसे आप कह सकते हो कि ये हमारी बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो स्किन है वो एक तरीके से क्रस्ट। समझाने के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूं आपको, राइट, समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं आपको। जैसे स्किन है ना, वैसे ही सबसे भूपर्पटी, सबसे जो ऊपरी परत है पृथ्वी की, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। सर ये तो हमें समझ आ गया कि ये धरती की सबसे ऊपरी परत है जहां पे हम चलते फिरते हैं, और इसे आप धरती की खाल समझ सकते हो, स्किन समझ सकते हो। ये बात आपको क्लियर हुई क्रस्ट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या है? देखिए, जो क्रस्ट है ना बहुत ही पतला होता है, मतलब इसकी जो भूपर्पटी होती है पतली होती है, लगभग आप समुद्र तल से लेकर के 5 किलोमीटर और पहाड़ों में करीब 30 से 35 किलोमीटर की आप मोटाई समझ सकते हो, उस इतनी मोटी होती है। सबसे मजेदार बात यही है, मतलब अगर आप जो हमारे समुद्र तल है उससे ऊंचाई अगर नापते हो पृथ्वी के क्रस्ट की, तो वो लगभग 5 किलोमीटर, और पहाड़ों में अगर देखोगे तो 30 से 35 किलोमीटर की ऊपरी जो परत होती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। हम आगे भी बात करेंगे। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है जी? जैसे हमारे रॉक हो गए, चट्टान हो गए, मिट्टी हो गई, उसमें पाया जाता है, रेत हो गया, यहाँ तक कि पेड़ पौधे। और ये हमारी परत हमारे घरों और शहरों को संभाले हुए है। देखिए आपका घर बनता है, राइट, तो पहले खुदाई की जाती है। खुदाई कितनी की जाती है? लगभग 15 फीट 20 फीट के पिलर्स डलते हैं नीचे की तरफ, यानी कि आप समझ रहे हो 5 किलोमीटर अगर समुद्र तल से बात करी जाए तो, नहीं तो अगर पहाड़ है तो 30-35 किलोमीटर नीचे तक की। तो ये यही तो हमें संभाल के रखा हुआ है। चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, रेत हो गया, पेड़ पौधों को यही परत, पेड़ पौधे भी इसी परत पे उगते हैं। अब उसके नीचे जाओगे तो फिर हमारा मेंटल वाला पार्ट आएगा। क्रस्ट को अभी हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले हमने समझा क्रस्ट के बारे में, और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ये क्रस्ट नहीं है, ये क्रस्ट है, ध्यान रखना, भूपर्पटी। चलिए, तो ये डायग्राम देखिए, मैंने आपको ये एनिमेशन के थ्रू बताया था। इसमें अभी हमने केवल और केवल जो ऊपरी परत है क्रस्ट के बारे में अभी हमने समझा है। अभी हम मेंटल के बारे में जानेंगे। ये हमारी ऊपरी परत हो गई, फिर मेंटल हो गया, और फिर इसके बाद हमारा कोर, जिसमें कि इनर और आउटर दोनों कोर। तो ये पूरा अभी हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं अर्थ की लेयर के बारे में। डिटेल्ड में मैं आपको बात करने वाला। देखिए, इमेज बताने से क्या होता है ना, जब हम इमेज देखते हैं किसी भी चीज की तो हमें बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ भी आती है और कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ सर, ये चीजें हम समझ पा रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ना है हमें, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। हमें पता है इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पूछा गया तो केवल इंटीरियर ऑफ अर्थ ही पढ़ेंगे, जिसमें तीन चीजें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सिंपल सी बात है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसके बारे में जितनी डिटेल में पढ़ोगे उतना ही डिटेल आपको मिलता जाएगा भाई। तो टू द पॉइंट हमें चीजों को पढ़ना है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, जिसको हम मृदा मंडल कहते हैं, जो हमारा दूसरा पार्ट है मेंटल। अच्छा, ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ये जस्ट जो आपकी क्रस्ट है उसके ठीक नीचे की परत को हम मेंटल कहते हैं, और ये सबसे मोटा हिस्सा होता है। जैसे देखिए, अभी मैंने इमेज में भी आपको दिखाया था, ये देखिए, ये जो सबसे मोटा हिस्सा है, कैसे आप समझोगे? देखो, ये तो क्रस्ट है जो कि आप यहां तक देख पा रहे हो, राइट। अब सबसे मोटा हिस्सा क्यों है? देखिए, मेंटल यहां से लेके यहां तक है, कंप्लीटली मोटा हिस्सा है। फिर
इसमें आउटर कोर है, ये अलग है, ये कोर का पार्ट है, अभी हम आगे हम देखेंगे। तो ये इतना बड़ा हिस्सा है, राइट, इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे मोटा हिस्सा है। और ये कहाँ पे है, क्रस्ट के ठीक नीचे है। ये आपको क्लियर है? अच्छा, ये क्या है, इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखिए इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर होता है ना, बहुत ही ज्यादा होता है भाई। और यहां तक कि इतना टेम्परेचर ज्यादा होता है कि चट्टाने पिघल कर मैग्मा बन जाती है। मैग्मा, ज्वालामुखी के अंदर से जो निकलता है उसको मैग्मा कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। और और यही मैग्मा जब बाहर आता है फुट करके, तो हम कहते हैं यार ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। उसी को हम कहते हैं वॉल्केनो। इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्केनो आता है। दैट्स अ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, so much that the even rocks here melt and turn into the magma. When this magma comes out, it's called volcano. जब मैग्मा बाहर आता है, यानी कि ये जो परत होती है ना क्रस्ट के नीचे वाली, इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है भाई। और इसकी डेप्थ, इसकी कंप्लीट मोटाई आप कह सकते हो लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। इसकी गहराई जो है केवल और केवल किसकी, मेंटल की। तो आप समझ सकते हो ऊपर में 30 से 35 किलोमीटर था। अगर आप देखोगे पहाड़ों वहाड़ों को काउंट करोगे तो वो आपकी वहां पे वो परत खत्म हो जाती है, किसकी, क्रस्ट की, जिसपे जीवन चल रहा है, इंसानों का घर बन रहे हैं। उसके नीचे जाओगे, ज्वालामुखी, मैग्मा बन रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हो। और मैंने बताया इसके बारे में स्टडी कैसे होती है, जैसे कहीं ज्वालामुखी फूटा, उसके नीचे से जो चीजें निकल रही हैं, जो मिट्टी निकल रही है, उसके बारे में स्टडी की जाती है, तो पता लगता है हमें। और वही लोग ऐसी थ्योरीज देते हैं तो हमें समझ में आती हैं चीजें। देखिए ये डायग्राम देखिए आप, हमने आउटर परत के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद की जो परत है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम कोर के बारे में पढ़ेंगे, मेन कोर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी डिटेल में। देखिए एनिमेशंस में जब हम चीजें पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल सेट हो जाती है भाई। ओके, और चलिए अब हमारा तीसरा है कोर। कोर में दो बेसिकली पार्ट होते हैं। कोर यानी कि जिसको हम एक तरीके से गर्भ कह सकते हैं, जो बिल्कुल लास्ट पार्ट कह सकते हो। दो भागों में बटा गया, एक हमारा आउटर और दूसरा इनर। तो पहले आउटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ना लिक्विड फॉर्म में होती हैं चीजें, और पिघला हुआ लोहा होता है, निकल होते हैं, अलग अलग चीजें पाई जाती हैं यहाँ पे। और इसकी बाहरी जो कोर है, इसमें इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि भैया जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं वो पिघल जाते हैं। और बिल्कुल क्या बन जाता है, जब वो पिघलती हैं तो इसकी वजह से जो उसका एक मैग्नेटिक एरिया है वो जनरेट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है इसकी वजह से। इनर कोर में क्या होता है, इनर कोर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट होता है, और ये एक सॉलिड फॉर्म, और इसका जो टेम्परेचर होता है इनर कोर का वो लगभग 5000 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, सन से भी ज्यादा कह सकते हो। बट प्रेशर इज हियर सो हाई, सो मेटल्स उसके अंदर रहते हैं, सॉलिड में भी रहते हैं, मेल्टिंग में भी रहते हैं। और ये लगभग जो इसकी डेप्थ है वो 6371 किलोमीटर की डेप्थ है। अब देखिए एक बार आप किलोमीटर वाइज हमने इस मैप में चीजों को समझाने के लिए रखा हुआ है। क्रस्ट जैसे कि आप कह सकते हो 35 से 70 किलोमीटर तक ले सकते हैं, ठीक है। फिर जो मेंटल वाला पार्ट है 70 से 2880 में। देखिए अलग अलग बुक में, अलग अलग स्टडीज में अलग अलग चीजें हैं, तो उसके हिसाब से चीजें। फिर आउटर कोर और इनर कोर का भी दिया हुआ, तो ये पूरी हमने बता दिया है किलोमीटर वाइज कि कितनी उसकी परत थी, परत एक के नीचे एक है। और यहाँ पे पूरा आप समझ सकते हो, डायग्राम्स भी बना सकते हो अपने नोट्स को और बेटर बनाने के लिए, राइट। तो हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर तीन चीजें पढ़ी है, सबसे पहले तो क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर के बारे में। तो कोर में अभी आउटर पढ़ा, इनर कोर में आपको बता देता हूँ ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चीजें हैं। जो इनर है सबसे मैंने आपको बताया कि सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है जो कि सॉलिड में होता है, और इसका तापमान जो सूरज का तापमान है उसके जितना होता है, करीब 5000 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। और इस पर दबाव इतना अधिक होता है भाई कि वो पिघलने के बजाय क्या होती है, ठोस बनी रहती है। इसके अलावा इसकी जो इसकी जो डेप्थ है 6371 किलोमीटर के करीब होती है। और इनर कोर के बारे में हमने ये पढ़ा, और आपको समझ में आई होगी। आउटर कोर भी पढ़ लिया और इनर कोर भी हमने पढ़ लिया। किसके बारे में, ये तो था कोर के बारे में। आउटर और इनर दोनों चीजों के बारे में पढ़िए। देखिए थोड़ा सा हम
इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसके, अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें लेना हो, समझना होगा कि कैसे वो काम करती है जी। देखिए अर्थ के अगर इंटीरियर की बात करते हैं ना, तो डायरेक्ट सोर्स एक होता है जिसमें कि जहाँ पे रॉक है, माइंस है, उस एरिया के हिसाब से हम जज करते हैं। इसके अलावा जहाँ पे वॉल्केनो आता है उससे हमें पता लगता है। ये तो डायरेक्ट सोर्स हो गए, इससे पता लग जा रहा है। दूसरा इनडायरेक्ट सोर्सेज से कैसे हम एनालाइज करते हैं। देखिए हम टेम्परेचर को एनालाइज करते हैं, हम एनालाइज करेंगे उसके प्रेशर को, सरफेस को, उसके इंटीरियर के सरफेस को एनालाइज करते हुए हम इससे पता लगा लेते हैं। जैसे कि कुछ एनालाइज होती हैं जिसमें कि जो सिमिलर टाइप के मटेरियल पाए जाते हैं अर्थ में, ग्रेविटी में वेरिएशंस उनके कारण जो है उसके कारण भी हम चीज़ों को समझते हैं इक्वेटर के बेसिस पे। और फिर ग्रेविटी में जो चेंजेस होते हैं अलग अलग मासेस और मटेरियल के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम पढ़ते हैं। कुछ मैग्नेटिक सोर्सेस भी हैं, जैसे कि जिसमें कि सिस्मेटिक वेव आती है, उसके थ्रू उसको एनालाइज करके हम पता करते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन रिवील्स होती हैं उसके थ्रू भी हम अलग अलग मटेरियल्स स्टेट्स को जो हमारे पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं उसके हिसाब से सारी स्टडी को की जाती है। मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है, वो सोर्स है जहां से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसमें कुछ डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस है। चलिए थोड़ा हम डिटेल्ड में और समझते हैं जी कि क्या होता है आपका इसके क्या। देखिए प्रत्यक्ष स्रोत खनन के क्षेत्र हो गए, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ वहां से पता लगा, जैसे कि मैंने बताया। सतह में आंतरिक भाग की ओर तापमान और दबाव में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसके बेसिस से हमें पता लग जाता है। और उनका जो विश्लेषण होता है, कोई भी चीज जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है, कोई भी जो मटेरियल है वो पाया जाता है, तो उसके बेसिस पे भी चीजों को स्टडी किया जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसमें जो पोल होते हैं ना, उसमें भूमध्य रेखा है जो जिसको हम कहते हैं इक्वेटर पोल कहते हैं, उसके बेसिस पे भी हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। और अलग अलग चीज़ों के ऊपर चुंबकीय स्रोत हो गया, भूकंप की जो तरंगे हैं उनके बेसिस पे भी हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। देखिए ये है लेयर, राइट, ओजोन लेयर का एक वेवलेंथ दिया हुआ है, जो है दिया हुआ है कि ये ट्रोपोस्फेयर, ये ओजोन है, ये स्टेर, ये तो अच्छा ये जो चीजें है ना ये पृथ्वी के ऊपर की चीजें हैं। लेकिन अभी हम जो चीज जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ना है। आगे अगर हम इसमें आगे पढ़ेंगे जिसमें कि रॉक साइकिल का एक चैप्टर होगा, लैंडफॉर्म्स होगा, तो हम इसके ऊपर चीजें पढ़ेंगे किस किस वजह से होता है, तो ये आगे स्टडी में आएगा, तो इसको हम देखेंगे आगे चल करके। चलिए क्रस्ट के बारे में थोड़ा सा और हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि मेन इंटीरियर के ऊपर ही चैप्टर है तो मैं इंटीरियर पे बने रहना चाहता हूँ। देखिए मैंने बताया कि ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। इसमें एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसको हम अपर पार्ट है जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई है, सिलिका से बनी हुई है, और एल्यूमिनियम, ये इसके प्राइमरी मिनरल्स पाए जाते हैं क्रस्ट पे, राइट। और दूसरा है ओसेनिक क्रस्ट, जिसको हम सीमा कहते हैं। क्वेश्चंस आता है यहीं से। इसका जो लोअर होता है डेंसर लेयर मेड मेनली फ्रॉम द बेसलेटिक रॉक्स एंड सिलिका एंड द मैग्नीशियम। तो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं जो मिनरल्स हैं पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सियाल है उसमें ग्रेनाइट, सिलिका और एल्यूमिनियम, राइट। और इसमें आपका बेसलेटिक रॉक, सिलिका और मैग्नीशियम, ये चीजें मेन है, ये आपको याद रखना है जी। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट बाउंड्रीज है जो कि सेपरेटेड है अपर कॉन्टिनेंटल से और लोअर ओशियन क्रस्ट से, जिसकी रेंज 35 से 70 किलोमीटर मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली, ये चीजें हैं। और इसकी जो पी वेव लेंथ होती है, ये पूछा जाता है सिस्मेटिक पी वेव लेंथ 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड अपर क्रस्ट पे, राइट, और लोअर पे 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि क्रस्ट से रिलेटेड है। थोड़ा और डीप में जाते हुए मैंने चीजों को बताया आपको। बाकी जितनी चीजें हमने पढ़ी है वो भी काफी है, टू द पॉइंट चीजें पढ़ी है। देखिए जितना पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हमने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है इस प्रेजेंटेशन पीपीटी के अंदर। आई होप कि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है यार, कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग,
ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा मेरा, क्योंकि कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कॉपी में नोट डाउन करना है, भरोसे पे नहीं रहना है कि नोट्स मिलेगा तो हम ये काम करेंगे। क्यों भैया, आपको क्या करना है, मेहनत करना है जी। और जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा हिंदी में समझ लो। बाहरी परत और परतों में सबसे पतली परत है, इसमें एक महाद्वीपीय भूपट है जिसको सियाल कहते हैं, जो कि ग्रेनाइट से बना है, जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम इसके प्राइमरी जो मिनरल्स हैं वो हैं। महासागरीय भूपर्पटी है, जिसमें कि सागन परत सिलिका है, मैग्नीशियम है और बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। कर्नॉट की जो सीमा है वो 35 से 70 किलोमीटर है लगभग इसकी मोटाई, और इसके जो पी वेव की गति है 6.1 किलोमीटर और 6.9 किलोमीटर पर सेकेंड, निचली उसकी जो परपट्टी है, क्रस्ट है उसका। ठीक है जी। तो अब हम क्रस्ट के अंदर जो मेजर एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट यानी कि तत्व कौन कौन से है उसको देखिए। इसमें मैंने हिंदी में नहीं रखा, ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, इसी तरीके से आयरन 5%, इसी तरीके से आप देख पाओगे कैल्शियम जो कि 3.63% है, सोडियम 2.83% है, इसके साथ साथ पोटेशियम 2.59% है, और इसके साथ साथ में जो हमारा मैग्नीशियम है 2.09 होगा, और अदर जो होंगे वो भी 1.41% होंगे। करेक्ट। तो ये सारी चीजें मेजर एलिमेंट्स हैं अर्थ के क्रस्ट में। तो लगभग हमने क्रस्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देखी, क्या क्या देखी, सबसे पहले तो उसका पी वेव लेंथ आपको पता होना चाहिए, इसका रेंज आपको पता होना चाहिए, क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये टॉप मोस्ट लेयर होती है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने, मेजर जो चीजें हैं क्रस्ट के बारे में वो हमने समझ ली। चलिए अब हम बात करते हैं मेंटल, MENTLE। ये मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं है भाई, ध्यान रखना। देखिए अब जैसे कि इसमें मैंने बताया सिलिका, मैग्नीशियम और आयरन, जो कि ये इसके प्राइमरी एलिमेंट्स एक तरीके से कह सकते हो जो कि पाए जाते हैं मेंटल में, और ये क्रस्ट के नीचे होगा, जिसकी जो स्ट्रेंथ 2900 किलोमीटर लगभग आप समझ सकते हो। इसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक अपर मेंटल और दूसरा लोअर मेंटल, और अपर मेंटल को हम एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं, जिसकी रेंज आप 400 किलोमीटर और बाकी 700 से लेकर के 2900 तक लोअर मेंटल को मान लो। देखिए ये जो किलोमीटर की रेंज दी हुई है ना, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हुई है, तो आपको एक अप्रोक्स लेके चलना है कि यार हाँ 35 से 70 क्रस्ट का है, 2700-2900 तक लगभग आपका मेंटल का है, उसके बाद 6-7 हजार तक उसका है, कोर का है। तो ये आपको एक जर्नल आइडिया लेके चलना है, और इस रेंज में आपको जहां भी ऑप्शन दिखे टिक करके निकल जाना है भाई, ठीक है ना। तो ये है सेपरेट जो कि दिया हुआ है क्रस्ट और मेंटल का। फिर इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में दिया हुआ है कि बाउंड्री बिटवीन, अच्छा ये मोह डिसकंटिन्यूटी क्या होता है जो क्रस्ट और मेंटल के बीच, अच्छा बाउंड्री बिटवीन जो है अपर और लोअर मेंटल के बीच में उसको रिपीट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसके तरीके से जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है वो उसका ट्रांजिशन किसके बीच होगा, मेंटल और कोर के बीच में होगा। इसकी जो पी वेव स्पीड है उसमें कितनी थी 6.1 और 6.9 राइट, और इसकी है 13.6 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है 83% ऑफ अर्थ का वॉल्यूम और 68% इसका मास, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए पी वेव लेंथ की स्पीड आपको पता होना चाहिए। क्रस्ट में हमने देखा 6.1 और फिर 6.9, इसमें हमने क्या देखा 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड राइट। और इसमें एथेनोस्फेयर कहते हैं अपर मेंटल को, और लोअर मेंटल को हम लोअर मेंटल में 700 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। तो ये सारी बातें आपको एक जर्नल आइडिया के लिए मैंने बता दिया है, और जो बच्चे हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हिंदी में भी देखिए। मुख्य रूप से सिलिका, मैग्नीशियम और लोहे से बना होता है, जो कि क्रस्ट से 2900 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। इसको हम ऊपरी मेंटल जिसको हम एथेनोस्फेयर कहते हैं, और फिर निचला मेंटल, इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसमें मैंने बताया मोह डिसकंटिन्यूटी
जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है उसको मोहो कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मोहो का मतलब है, सॉरी यार ये क्या घुस रहा है, देखिए क्रस्ट और मेंटल के को जो अलग करता है उसको हम मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। और इसके साथ साथ जो आप देखोगे कि जो रैपिड डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, वो जो ऊपरी और निचली मेंटल होते हैं ना उसके बीच की सीमा होती है, ऊपरी और निचली के बीच की सीमा को हम क्या कहते हैं, रैपिड डिस्कंटिन्यूटी। और गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है, जो मेंटल और कोर के बीच संक्रमण को चिन्हित करता है भाई, उसको कहते हैं। और इसकी पी वेव 13.6, ये चीज तो ध्यान रखना है यार, पढ़ोगे 4 बार सारी चीजें याद हो जाएंगी। 83% और इसका जो मास है वो 68% हिस्सा शामिल है। तो ये हमने पढ़ा मेंटल के बारे में। आप केवल हिंदी में चीजों को भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों ही मीडियम्स को लेकर के चल रहा हूँ बच्चों को। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गांव दूर दराज के क्षेत्रों से होते हैं, वहाँ पे हिंदी में हिंदी मीडियम की क्लासेस चलती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं सारे बच्चों को कवर करूँ। एक हिंदी को इसलिए भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि एक जर्नल लैंग्वेज होती है जिसे हम समझ पाते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए ये लिखी गई हैं। अब देखिए, अब कोर के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। अब देखिए इसका जो है वो 6370 किलोमीटर तक है ना, इसका रेडियस 3500 किलोमीटर अप्रोक्स में डिवाइड किया गया आउटर कोर और इनर कोर में। आउटर कोर की रेंज आप देख लो 2900 से 5000, और इसका 5000 से लेके लगभग 6370 किलोमीटर। ये सॉलिड लेयर है, ये फ्लूइड लेयर है, राइट। इसमें एस वेव का कोई ट्रांसमिट नहीं होता, और यहाँ पे पी वेव की लेंथ की जो स्पीड है वो 11.3 है। इसके पहले में कितनी थी, 13 पॉइंट, राइट। और इसकी डेंसिटी आप देख सकते हो कितनी है, 10 से लेके 13। तो डेंसिटी के बारे में भी आप कर सकते हो। कंपोस्ट, ये निकिल और आयरन इसके अंदर मेन पार्ट है, और 16% ऑफ अर्थ का वॉल्यूम और 32% मास। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके पहले अगर हम मेंटल की बात करें तो 68% था और 83% टोटल वॉल्यूम, और 68% उसका मास था। तो ये कुछ रेंज है, आपको पता होना चाहिए। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर पर स्थित पृथ्वी के केंद्रों तक फैला हुआ है, जिसकी अनुमानित रेडियस 3500 किलोमीटर तक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बाहरी और आंतरिक कोर। बाहरी कोर की जो रेंज है वो 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर है। इसी तरीके से जो ये लिक्विड फॉर्मेट में रहता है, जहां पे जो एस वेव है वो संचारित नहीं हो सकती भाई। जो आंतरिक कोर है वो ठोस परत है, जिसमें पी वेव लेंथ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें कि 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जिसका जो डेंसिटी है 10 से लेकर के 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है, जो कि इसके इंटीरियर आंतरिक कोर तक होती है। और फिर इसके अंदर निकिल और आयरन से बना होता है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 16% से लेकर के 32%। इसका पृथ्वी के आयतन का जो 16% है, और जो इसके मास है उसका 32% हिस्सा है। तो आई होप कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए अब हम बात करेंगे सिस्मेटिक डिसकंटिन्यूटीज के बारे में। देखिए सिस्मेटिक वेव, ये चलिए पहले मैं सारी चीजें बता देता हूँ, और ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी रिपीट कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आप समझ लो भाई। देखो सबसे पहले देखो, जो सियाल और जो सीमा है इसके बीच में ये कॉर्नेट डिसकंटिन्यूटी होगी। मोहो, जिसको हम मोहोरेसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ये क्रस्ट और मेंटल के बीच का हिस्सा है। इस तरीके से अपर और लोअर का जो हिस्सा है रैपिड डिसकंटिन्यूटी, जैसे गुटेनबर्ग का हमने बताया, ये मेंटल और कोर का। और फिर आउटर और इनर जो कोर है उसको हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो ये सारे जो डिसकंटिन्यूटी के बिहेवियर है जो कि सिस्मेटिक डिसकंटिन्यूटीज है, इसको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। न सिर्फ इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा है, बल्कि हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर इसके बारे में पढ़ा। उसको किस किस तरीके से डिवाइड किया गया ये भी पढ़ा, उसके एलिमेंट्स पढ़े,
क्रस्ट में क्या होता है ये जाना, पी वेव लेंथ के बारे में जाना, कितनी कितनी होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी और ऑलमोस्ट एक ओवरव्यू आपको मिल चुका होगा, एक आइडिया लग चुका होगा इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। कुछ हमने इमेजेस, कुछ जीआईएफ वीडियोस के थ्रू सारी चीजें मैंने आपको समझाई ताकि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल सेट हो जाए। अब बारी है क्वेश्चंस को करने की और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने मेरी क्लासेस को ध्यान से देखा होगा ना तो क्वेश्चन में आप फोड़ने वाले हो भाई। चलिए बताइए, जो पृथ्वी है उसकी बाहरी परत, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं भाई? बार बार चिल्ला के मैंने बताया है आपको, उसको क्रस्ट कहते हैं भाई, उसको क्रस्ट कहते हैं, राइट। और क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, उसके नीचे होता है कोर, और ओशियन तो ये समुद्र होता है। चलिए, कौन सी परत सेंटर में लोकेटेड है? सेंटर में कौन सी परत है? मैंने आपको बताया है कोर। आंसर आपकी जबान पे होना चाहिए बिना ऑप्शन के, सेंटर में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, जो इंपोर्टेंट मिनरल हैं जो क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? जल्दी फटाफट आंसर्स मुझे चाहिए। वो कौन कौन से हैं भाई? सिलिका और एल्यूमिनियम है। कौन से हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिलिका का वेट लगभग ऑलमोस्ट कितना होता है तो आप कहोगे 27.72। और अगर आपसे एल्यूमिनियम का पूछता है तो एल्यूमिनियम का कितना होगा? तो ये होगा 5%, राइट। आगे चलते हैं। डिसकंटिन्यूटी अभी मैंने बताया आपको। अब आप मुझे बताओगे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये मोहो डिसकंटिन्यूटी है, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी कह सकते हो। पृथ्वी के जो मेन सोर्स है, व्हाट इज अ मेन सोर्स ऑफ अर्थ मेंटल? मेंटल का मेन सोर्स क्या है? मैग्मा। मैंने बताया था वोल्केनो का, ये वोल्केनो का कारण बनता है, वोल्केनो इरप्शन का कारण बनता है मैग्मा, ज्वालामुखी का कारण बनता है, वोल्केनो का कारण बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ना मुझे। मेंटल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? सीमा कहते हैं, स्याल कहते हैं, एथनोस्फेयर कहते हैं, आउटर, अरे एथनोस्फेयर कहते हैं। नाम मैंने आपको बताए हैं। एथनोस्फेयर किसको कहते हैं, लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, ऑस्टेटिक क्रस्ट किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एथनोस्फेयर, लिथोस्फेयर और ओसेनिक क्रस्ट, ये तीन चीजें होती हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। चलिए, जो उल्का होते हैं, व्हाट एलिमेंट्स आर मोस्ट मेरिटियस मेड ऑफ? उल्का का निर्माण किससे होता है भाई? निकिल और आयरन। आया था निकिल और आयरन, Fe, इससे होता है। विच डिसकंटिन्यूटी मार्क्स बाउंड्रीज बिटवीन द मेंटल एंड कोर? के बीच में जो होती है, मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गुटनबर्ग। क्या कहते हैं? गुटनबर्ग। क्लियर है? ये गुटनबर्ग है। क्या है? किसके बीच में? मेंटल और कोर के बीच में, करेक्ट। एवरेज थिकनेस ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या है लगभग क्रस्ट की? यार हम कह सकते हैं सर 30 से 70 के बीच में। यस 30, कहीं 35 है, कहीं 30 है, कहीं 30 से 70 तक। तो एवरेज एक क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 30 तक होती है। अच्छा, समुद्र तल से अगर देखा जाए तो अलग है, अगर पहाड़ है, माउंटेन है, वहां पे अलग है। तो इस तरीके से एक एवरेज औसत पूछा है तो ये हम 30 तक, आंसर सही है। मेन एलिमेंट्स कौन से हैं आउटर कोर के? आउटर कोर के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो आप कह सकते हो निकिल और आयरन, निकिल और आयरन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सीमा किसका मिश्रण है भाई। रेफर्स अर्थ के क्रस्ट को किस पार्ट को वो रिप्रेजेंट करता है। क्या सिलिका और मैग्नीशियम का है, सिलिका और एंड एल्यूमिनियम का मिश्रण है, कैल्शियम और आयरन का है, या फिर ऑक्सीजन और कॉपर का है। तो ये है सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। ठीक है, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम, सी। क्लियर है। सिस्मेसिक वेव कहां पे धीमी हो जाती है, क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, या एथोनोस्फेयर में। तो आपको पता है ना, एथोनोस्फेयर में ये इसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और एथोनोस्फेयर कहाँ पे होता है, ये कोर का, जो कह सकते हैं कोर का ही पार्ट है एथोनोस्फेयर, जहाँ पे जा करके ये क्या हो जाती है, उस क्षेत्र में धीमी हो जाती है। क्यों, वहां पे लिक्विड होता है ना, इसलिए। व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ अर्थ मेंटल। मेंटल की सीधे सीधे आप 1000 में चले जाओ, 2900 किलोमीटर। किसकी पूछ रहा है, ये मेंटल की पूछ रहा है। क्लियर है। ओके। तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, जहां पे वो एस वेवलेंथ क्या हो जाती है, नहीं जा पाती, कम हो जाती है। तो कहाँ पे, इनर कोर में है भाई, सॉरी इनर कोर में तो ठोस होता है, उसके आउटर कोर में ये पाया जाता है तरल अवस्था में। लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में आउटर कोर में होता है। कोर के भी दो पार्ट है ना, कोर के भी दो पार्ट है, आउटर और इनर। तो आउटर पार्ट में जो होता है लिक्विड होता है, फिर उसके इनर पार्ट में क्या होता है, ठोस होता है, यानी कि सॉलिड होता है। मेंटल में जो मिनरल पाए जाते हैं उसका नाम क्या है, ऑलिवाइन। क्या नाम है उसका, ऑलिवाइन। ओके। किसका उपयोग पृथ्वी के आंतरिक हिस्से के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आंतरिक हिस्से में एक तो ये है यार, वोल्केनिक इरप्शन विल बी द राइट आंसर। यस, जब वोल्केनिक इरप्शंस, अगर पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो तो ज्वालामुखी से ही, वोल्केनो से जब जो भी चीजें निकलेगी उसी से ही स्टडी करते हैं, मैग्मा, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं। वेर इज द स्पीड ऑफ सिस्मिक वेव द हाईएस्ट। हाईएस्ट किस में होता है भाई, इनर कोर में हाईएस्ट होता है। इनर कोर में क्या होगा, हाईएस्ट होगा। आउटर कोर में क्या होगा, कम होगा, लिक्विड है इसलिए। इनर कोर में ठोस है तो वहां पे स्पीड क्या होगी, सिस्मिक वेव भी सबसे अधिक होगी। ग्रेविटी अबनॉर्मल प्रोवाइड विथ, गुरुत्वाकर्षण की जो विसंगतियां हैं हमें किस प्रकार जानकारी प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है डेंसिटी ऑफ इंटरनल मटेरियल की डेंसिटी से हमें प्राप्त होती है। कौन सा लेयर लाइटेस्ट है, सबसे हल्का कौन सा माना जाता है, तो क्रस्ट को हल्का माना जाता है भाई। क्यों, क्योंकि ये 30 से 35 किलोमीटर की रेंज में होता है क्रस्ट हमारा। लहमान डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में है, किसके बीच में है, आप बताओ इसका आंसर। बहुत सिंपल है, पता है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। किसके बीच में है, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। आउटर कोर और इनर कोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि भैया कौन कौन से केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं अर्थ के, इसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन फोकस था कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसके बारे में बताया जाए, कम टाइम में मेन चीजों को बताया जाए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया जाए। और आई होप कि ये इंटीरियर ऑफ अर्थ आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आया होगा। और जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम 5वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में, यानी कि इसके और डिटेलिंग के पार्ट के बारे में बात करेंगे। भूकंप कैसे आते हैं भाई, कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में। फिर हम सोशल स्टडी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बहुत अच्छे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स छोटे हो सकते हैं, कुछ टॉपिक बड़े, लेकिन मैं टू द पॉइंट रहने वाला हूँ।
एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, अच्छी बात है, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए जो हमने पढ़ा है, और ये ट्रैकिंग सीट को बिल्कुल कॉपी करते रहिए। मैथ्स में हमने मैथ्स की ट्रैकिंग सीट दी थी, सोशल साइंस में सोशल साइंस की ट्रैकिंग सीट लीजिए और कंप्लीट करिए। जो टॉपिक्स रह जाते हैं बताइए, कॉल करिए यार मेंटरशिप के लिए। मेंटरशिप सभी बच्चों के लिए है। जो बच्चे हमारे नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स 1-to-1 मेंटरशिप में है, हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप हेल्प ले सकते हो, हमारी मदद ले सकते हो। एक गाइडेंस की जरूरत अगर है तो आप ले सकते हो, चीज़ों को कर सकते हो, और आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।